हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौरव लाट योर बिग बुल कोच। सो जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज़ आज क्या हुआ और आगे क्या होगा। आज के लिए यानी 27 जनवरी 2026 के लिए, दैट इज़ द 27th ऑफ जनवरी 2026 मंडे। सो इस नए हफ्ते का पहला ट्रेडिंग सेशन था और इनफैक्ट इस करंट सीरीज़ का यानी जैन सीरीज़ का ये आखिरी ट्रेडिंग सेशन था। सॉरी, ये मंडे नहीं ट्यूसडे, बिकॉज बेसिकली कल तो रिपब्लिक डे का छुट्टी था। So sorry, it is 27th of January 2026 Tuesday. So basically आज जो था बाज़ार है वो एक्सपेक्टेड था कि बढ़ के खुलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि बिकॉज ओवर द वीकेंड, अगर लास्ट 3 दिन में लॉन्ग वीकेंड था तो इस बीच कोई मेजर एडवर्स इवेंट तो हुआ नहीं। ऐसा डर था कि क्या पता जो US ईरान कॉन्फ्लिक्ट ब्रेकआउट हो जाए, ऐसा नहीं हुआ। ट्रम्प बाबू फ़िलहाल शांत बैठे हुए लग रहा है, क्या पता उनका गुस्सा शांत हो रखा हो अभी। बहुत ही अच्छा है ऐसे तो वहाँ से कुछ नहीं हुआ। उसके अलावा US मार्केट भी फ्राइडे को ठीक ठाक थे, सोमवार को भी ठीक ठाक थे। सो कहीं ना कहीं US मार्केट में भी ऐसा कुछ असमंजस नहीं देखा जा रहा है, तो वहाँ से भी क्यूज़ अच्छे ही थे। तो बाज़ार जो है वो गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा था कि बाज़ार को बढ़ के खुलना चाहिए। तो वैसे निफ्टी 50 पॉइंट्स बढ़ के तो खुला, पर बढ़ते के साथ ही एकदम जैसे उसको हैमर कर दिया गया। एकदम निफ्टी जो है वो इट स्टार्टेड मूविंग साउथवर्ड्स ऑलमोस्ट, और नॉट ऑलमोस्ट इंस्टेंटली बोलेंगे, बट खुलते के साथ पहले 1 मिनट के बाद ही निफ्टी जो है वो खिसकना शुरू हो गया। और वो खिसकते खिसकते निफ्टी जो है वो वापस अपने 21 जनवरी के लोज तक चला गया। सो 21 जनवरी को जो निफ्टी है वो अगर स्पॉट में देखें तो 24,925 के लोज के आसपास गया था। सो उसी लोज को आज निफ्टी ने फिर से टेस्ट किया। फ्यूचर की बात करें तो 24,961 के लोज को निफ्टी ने टेस्ट किया, और वहाँ पे कहीं ना कहीं उसको लो को तोड़ा नहीं, निफ्टी ने उसको रिस्पेक्ट किया और वहाँ से निफ्टी जो है वो घूम गया। हालांकि बढ़ते के साथ निफ्टी में सेलिंग देखी जा रही थी। कहीं ना कहीं निफ्टी में जो 25,150 के आसपास काफ़ी सेलिंग था, उसके ऊपर निफ्टी सस्टेन नहीं कर पा रहा था। रेजिस्टेंस तो दिख रहा था। सो पर कहीं ना कहीं निफ्टी में वॉलीटिलिटी थी आज, एंड इट वॉज एक्सपेक्टेड क्योंकि एक्सपायरी डे है। सो वॉलीटिलिटी वॉज एक्सपेक्टेड। और उसके अलावा बहुत सारे कई सारे वेरिएबल्स थे जो काम कर रहे थे। एक तो इंडो US ट्रेड डील जो आज साइन होना था, मैंने अभी ट्रेड डील इन्फोर्स हुआ नहीं है, ये तो जस्ट एक मेमोरेंडम है जो आज फाइनली 27 जनवरी के दिन साइन हुआ है। इसके बाद अभी लंबा समय है, 6 महीना से लेकर हो सकता है 2 साल तक समय लग जाए इस डील को फॉर्मली अप्रूव होके लागू होने में। सो अभी रेस बाकी है, ऐसा नहीं है कि अभी डील हो ही गया है। बट कहीं ना कहीं it is a landmark deal because India and EU, which is India-EU trade deal is being called the mother of all trade deals. So मैंने बोला जा रहा है it could be $2 trillion goods and services deal in the coming years. It will become a $2 trillion deal. अभी तो डील उतना बड़ा नहीं है, but it will become a very big deal in the coming years. So इसीलिए एक बहुत बड़ा डील है ये. It is the mother of all trade deals. पर कहीं ना कहीं इसका जो है बाज़ार पे कुछ हद तक उल्टा असर भी देखा जा रहा था। सो इसके कारण ऑटो स्टॉक्स में वीकनेस थी सुबह से ही। मारुति का स्टॉक तो खिसकते आ ही रहा था। जब मैंने पहले भी कई दिन से मैं कह ही रहा था कि ये मारुति का स्टॉक जो है वो 17,000 से जो गिरा है वो अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा, और कहीं ना कहीं इसमें एक इंटरिम बेयर मार्केट साइंस दिख रही थी। और कहीं ना कहीं हो सकता है एंटिसिपेशन में जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो पहले से ही बेचे जा रहे थे, क्योंकि काफ़ी दिन से अटकलें थी इंडो EU ट्रेड डील साइन होगा। सो इसका एक ख़राब असर तो पड़ना था। अब इसमें हुआ क्या है कि इंडिया ने यूरोपियन नेशंस को, यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं उनको मेजर एक कंसेशन देने का मन बनाया है ऑटो सेक्टर में। सो आप जानते होंगे अभी जो इम्पोर्टेड कार्स हैं या जो ऐसे कार्स हैं जो भारत में असेंबल होते हो पर उनके जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो इम्पोर्ट ही होके आते हैं, जैसे मर्सिडीज़ है, मर्सिडीज़ बेंज है, उसके अलावा BMW है, जितने भी मेजर जर्मन ब्रांड्स हैं, खास करके जो लग्जरी ब्रांड्स हैं, ऑडी है, उनके जितने भी जो लग्जरी कार्स हैं उनके जो कंपोनेंट्स हैं सब इंपोर्ट होते हैं, भारत में असेंबल होते हैं। एंड इवन इंपोर्टेड कंपोनेंट्स पे 110% इम्पोर्ट ड्यूटी चुकाना पड़ता है। सो इसके कारण जो कार्स वहाँ पे सपोज़ जो कार EU मार्केट में 45 लाख का होता है, इंडिया में वो कार जो है वो लगभग 70-75 लाख का हो जाता है। कुछ कुछ केसेस में तो 100% प्योर अगर इंपोर्ट ड्यूटी हो तो फिर वो 50 लाख का सीधा 1 करोड़ भी हो जाता है।
सो कहीं ना कहीं जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ वो 110% से गिराकर 40% पे लाया जाएगा, और फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली वो 40% भी गिर के 10% हो जाएगा। सो आने वाले समय में इंडियन कार कंपनीज़ के लिए अब बहुत कंपटीशन आने वाला है, और ख़ास करके जो लग्जरी सेगमेंट है, माने सुपर लग्जरी, लग्जरी और सुपर प्रीमियम सेगमेंट जो कार्स जो काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहे हैं, सुपर प्रीमियम सेगमेंट के कार्स तो बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहे हैं, माने उसको बोलेंगे 20 लाख से ऊपर वाले जितने भी कार्स हैं वो बहुत इंडिया में तगड़ा ग्रोथ कर रहा है। तो कहीं ना कहीं उसमें आने वाले समय में बहुत कंपटीशन देखने को मिलने वाला है, क्योंकि यूरोपियन देशों से बहुत काफ़ी बड़े पैमाने पे आयात हो सकता है, तो जो कि अगेन इंडियन कार मेकर्स के लिए तो थोड़ा नेगेटिव है ही। और ख़ास करके अब मारुति तो स्टॉक गिरते ही आ रहा था बहुत दिन से, तो उसमें तो इतनी बड़ी मार नहीं पड़ी, पर महिंद्रा एंड महिंद्रा को काफ़ी मार पड़ी आज, लगभग 4% से ज़्यादा खिसक के बंद हुआ ये स्टॉक। तो महिंद्रा का जो स्टॉक है, ये जो कार कंपनी है अभी धीरे धीरे लग्जरी सेगमेंट में भी अपने पैर पसार रही है, लग्जरी एसयूवी सेगमेंट एंड दैट ऑल दोज कार्स। तो कहीं ना कहीं इसके लिए अब एक बहुत मेजर मीडियम टू लॉन्ग टर्म कंपटीशन है। हालांकि मैं बता दूं अभी ये बहुत समय है ट्रेड डील को फुल्ली लागू होने में, कम से कम 1 साल का समय तो है ही, हो सकता है 2 साल तक भी जाए, बिकॉज यूरोप में तो आप जानते ही है इट इज़ कॉल्ड अ ब्यूरोक्रेटिक नाइटमेयर। यूरोपियन यूनियन को एक ब्यूरोक्रेटिक नाइटमेयर, इट इज़ द मदर ऑफ ऑल ब्यूरोक्रेसीज, क्योंकि वहाँ पे समय बहुत लगता है चीज़ों को आगे बढ़ने में, इसीलिए वहाँ पे भी समय लग जाएगा। सो फॉर्मली डील को लागू होने में अभी समय है, हालांकि बहुत बड़ा भी इमीडिएट खतरा नहीं है। सो यहाँ की जो कार कंपनीज अपना कमर कस लेंगी, ऐसा कुछ नहीं है कि उनके लिए कोई बहुत बड़ा एकदम धड़ाशाई हो जाएगी, बिकॉज आप देख लीजिए प्योर इंडियन कार कंपनी एक महिंद्रा ही है मेजर स्पेस में, और टाटा है। उसके अलावा अगर आप देखें तो मारुति है वो फॉरेन कंपनी है, हुंडई इंडिया भी जो है वो फॉरेन कंपनी है। तो कहीं ना कहीं फॉरेन कंपनीज के लिए ऑफकोर्स और कंपटीशन हो जाएगा, पर कहीं ना कहीं दे आर ऑलरेडी इन सच साइज एंड स्केल की बहुत बड़ा असर नहीं होने वाला। हो सकता है उसके कारण 5-10% मार्केट शेयर यूरोपियन कार कंपनीज इंडिया की और खा लें, पर उससे लाभ वो नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि रातों रात वो 50% मार्केट शेयर खा जाएंगे भारत का, ऐसा नहीं होने वाला है। सो लॉन्ग टर्म में कोई बहुत मेजर ऐसे परेशानी नहीं है, इट इज़ अ शॉर्ट टर्म रिएक्शन नो डाउट। पर उसके अलावा मार्केट में कहीं ना कहीं ग्रीन शूट्स थे तो कुछ ना कुछ रेड शूट्स भी थे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स थे मार्केट में। आज देखा जाए तो अल्ट्राटेक सीमेंट का जो स्टॉक है वो आज भी ऊपर था। उसके अलावा एल&टी में आज मेजर बाउंस बैक देखा गया, अदानी ग्रुप स्टॉक्स में आज बाउंस बैक देखा गया। हालांकि कुछ क्लैरिटी आई है अदानी ग्रुप की तरफ से रिगार्डिंग जो यूएस समन्स आए हैं उसको, ये बोल रहे हैं कि सागर अदानी ही उसमें पार्टी है, कंपनी पार्टी नहीं है। पर भैया एग्जीक्यूटिव भी तो वो कंपनी का ही है ना, तो कहीं ना कहीं कुछ भी वो आज इसके कारण अगर थोड़ी भी जिनको लीगल नॉलेज होगी, सो ऐसा है कि कंपनी के जो मेजर एग्जीक्यूटिव्स हैं जब तक वो कंपनी से जुड़े हुए हैं तो वो कंपनी का देखिए कंपनी को इफेक्ट करेगा ही करेगा, और इसके कारण कंपनीज भी कहीं ना कहीं आगे चल के पार्टी बन सकती है, बिकॉज दे आर रिस्पोंडेंट्स और डिफेंडेंट्स। जो प्लेंटिफ होता है, प्लेंटिफ तो वहाँ की गवर्नमेंट है। सो इस केसेस में ऐसा क्या हो सकता है, वो कभी भी कंपनीज को भी ड्रैग कर सकते हैं। जो करंट सूट है रिगार्डिंग वॉटेवर जो करप्शन चार्जेस लगे अदानी ग्रुप पे और मिस हाइडिंग इन्फॉर्मेशन के चार्जेस लगे, तो इसमें कंपनीज भी कभी भी पार्टीज बन सकती है। सो ऐसा नहीं है जिस पल्ला झाड़ लेने से चीज़ें इतनी आसान हो जाएंगी। हालांकि मीडियम भी शॉर्ट टर्म में चीज़ें थोड़ी ठंडी दिख रही है, बट लेट्स सी। सो एक बार के लिए कंपनी को रिलीफ मिल गया है, बट हो सकता है आगे चल के भी प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, ये हैंगओवर बन के रहेगा अदानी ग्रुप के लिए। सो दे विल हैव टू डील विद इट। पर उसके अलावा अभी सीमेंट स्टॉक्स में बहुत अच्छी तेज़ी देखी जा रही है, एंड ऐसा कहा जा रहा है कि इनफैक्ट कई एनालिस्ट हाउसेज जो है वो बोल रहे हैं अल्ट्राटेक के लिए 14,000 से ज़्यादा के टारगेट दे रहे हैं, बिकॉज दे आर वेरी बुलिश ऑन दिस स्टॉक। खासकर कि ये इन कंपनीज, अगर आप सीमेंट कंपनीज देखें तो दे आर गोइंग थ्रू मेजर वॉल्यूम एक्सपेंशन, और उसके कारण धीरे धीरे आने वाले टाइम में इनका सेल्स फिगर्स बहुत बढ़ने वाले। टॉप लाइन तो बढ़ेगा, अब ये बात की गारंटी नहीं है कि बॉटम लाइन भी बढ़ेगा कि नहीं, दैट इज द टॉप लाइन विल कन्वर्ट इनटू नेट प्रॉफिट्स और नॉट, बिकॉज प्रॉब्लम ये है कि सीमेंट में ऑलरेडी इतनी हैवी कैपेसिटीज हो रखी है, तो धीरे धीरे प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करना ही बहुत प्रॉब्लम होते जा रहा है। उसके अलावा गवर्नमेंट भी प्राइस हाइक्स करने देती नहीं है इतनी आसानी से। आप देख लीजिए हमारे जो हाईवे मिनिस्टर है वो आए
ऐसे अब तो उन्होंने बोलना बंद कर दिया, पर कुछ साल पहले तक तो वो सीमेंट कंपनीज़ को बहुत आए दिन झाड़ते रहते थे ओवर सीमेंट प्राइस हाइक्स। एंड उसके अलावा जो कहीं ना कहीं कंज्यूमर रिलक्टेंस भी आ जाता है, और ऐसा कहा जा रहा है कि और भी बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स डेवलप हो रहे हैं सीमेंट के बिकॉज ऑफ द प्राइस इश्यूज़। सो कहीं ना कहीं ये एक प्रॉब्लम रहेगा जिसके कारण इनको प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने में बहुत बहुत प्रॉब्लम आएगी। सो ठीक है, अभी के लिए चूँकि देखिए एक बुलिशनेस है, ओवरऑल बुलिशनेस है सीमेंट सेक्टर में, बट कहीं ना कहीं जाके स्टॉक में जो फर्दर गेन्स है वो दे विल हिट अ वॉल। सो जब तक ठीक है तब तक चल रहा है, बट कहीं ना कहीं वैल्यूएशन इश्यूज विल कम इन, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके अलावा आज बैंक्स में ऑफ कोर्स लेवाली थी। एफएमसीजी में खास करके आईटीसी का स्टॉक जो है वो लगातार डिप पे डिप दिखाई रहा है। अब जैसे जैसे 1 फरवरी की तारीख आगे बढ़ रही है स्टॉक के लिए तो और ख़राब होते चला जा रहा है, बिकॉज 1 फरवरी से जितने भी नए टोबैको तंबाकू और उससे रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनमें जो नई ड्यूटीज़ लगाए गए हैं वो लागू हो जाएंगे, और मिनिमम 15 to 25% हाइक तो एक्सपेक्टेड ही है। हो सकता है ऊपर में 35% तक जितने भी टोबैको एंड रिलेटेड प्रोडक्ट सिगरेट्स इन पे हाइक देखने को मिले बिकॉज ऑफ द हायर टैक्सेस। सो कहीं ना कहीं ये स्टॉक्स के लिए तो अब दे विल रील अंडर प्रेशर, जितने भी टोबैको एंड सिगरेट स्टॉक्स है वो प्रेशर में रहेंगे। उसके कारण ओवरऑल एफएमसीजी इम्पैक्ट पड़ ही रहा है। उसके और ऑटो स्टॉक्स में वीकनेस थी, पर उसके अलावा मार्केट जो है वो ठीक ही था। आज बैंक्स में अच्छी तेज़ी थी। आज एक्सिस बैंक में मेजर तेज़ी थी। उसका मेन कारण ये था बिकॉज कहीं ना कहीं जो बैंक है वो क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण को अक्वायर करने का मन बना रहा है, उसमें जितने जो प्रोमोटर स्टेक है उसको खरीदने का मन बना रहा है। हो सकता है उसको मर्ज भी कर ले, बिकॉज कहीं ना कहीं बैंक्स को भी अब समझ में आ रहा है जितने भी जो छोटे छोटे फाइनेंस कंपनीज़ है, स्ट्रगलिंग फाइनेंस कंपनीज़ हो चाहे नॉट सो स्ट्रगलिंग, उनको अक्वायर करने में अच्छा है, बिकॉज कहीं ना कहीं इट विल हेल्प देम ग्रो। अब ऑर्गेनिकली ग्रो करना तो बहुत मुश्किल हो रहा है। आप देख लीजिए डिपॉजिट ग्रोथ बहुत कम हो गया, खास करके जितने भी टॉप बैंक्स हैं उनके लिए ऑर्गेनिकली अब ग्रो करना बहुत मुश्किल हो गया, बिकॉज दे डोंट वांट टू ऑफर एनी गुड, माने अच्छे, एक तो सर्विसेज इनके प्रॉब्लमेटिक है ही, सर्विसेज उतना दे नहीं पा रहे हैं। उसके अलावा अच्छे डिपॉजिट रेट्स नहीं दे पा रहे, बिकॉज ज़्यादा अच्छे डिपॉजिट रेट्स देंगे तो उनको लोन रेट्स बढ़ाने पड़ेंगे। ऐसे ही लोन रेट्स को लेके इतनी कंपटीशन लगी हुई है। सो one of the reasons is because they are finding it very difficult to grow further is because of weak deposit rates vis-a-vis the other new banks which are offering much higher deposit rates। तो उसके कारण ये जितने भी अब बड़े बड़े बैंक्स इनको समझ में आ रहा है कि अब हमको फिर से इनऑर्गेनिकली ग्रो करना पड़ेगा, एक्विजिशंस करना पड़ेगा, एंड वो उसी की ओर बढ़ रहे हैं। अगर आप देख लीजिए तो आज से बहुत साल पहले 2005 के से लेके 2010 के आसपास जितने भी बड़े बड़े बैंक्स थे, चाहे वो एचडीएफसी बैंक हो, आईसीआईसीआई बैंक हो, उन्होंने बहुत सारे छोटे छोटे बैंक्स को अक्वायर किया था। आईसीआईसीआई बैंक हैड अक्वायर्ड बैंक ऑफ मदुरई, देन अ वेरी स्मॉल साइज बैंक, बट स्टिल इट अक्वायर्ड, एंड उसके कारण उनको साउथ इंडिया में बहुत मेजर प्रेजेंस मिला। एचडीएफसी बैंक हैड अक्वायर्ड बैंक ऑफ पंजाब लिमिटेड, उसके कारण उनको भी बहुत बेनिफिट मिला और उनको फर्दर ग्रोथ मिला। उससे बहुत साल पहले उन्होंने टाइम्स बैंक को अक्वायर किया था, बट बहुत ही छोटा एक्विजिशन था, और आगे भी कहीं ना कहीं हो सकता है आने वाले टाइम में छोटे छोटे फाइनेंस कंपनीज को एक्वायर करेंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं वो भी चाहते हैं कि हमारा जो मार्केट लीडरशिप है वो बना रहे। और हो सकता है इट इज़ ऑल्सो टू प्रिवेंट जापानीज़ कंपेटिटर्स फ्रॉम गेटिंग टू मच इनटू इंडियन मार्केट्स। आप देख ही रहे अभी जापानीज़ फाइनेंस कंपनीज बहुत अग्रेसिवली इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करने का देख रहे हैं, और हो सकता है आने वाले टाइम में इंडो यू ट्रेड डील के कारण बहुत सारे यूरोपियन फाइनेंस कंपनीज बैंक्स उनको भी एक्सेस मिल जाएगा इंडियन मार्केट की ओर। सो वहाँ से भी कंपटीशन आएगा। सो सभी के लिए देखिए कंपटीशन है, सबको अपने कमर कसने होंगे, ये फैक्ट है। तो एक्सिस बैंक का स्टॉक में अच्छी तेज़ी थी जिसके कारण बैंक निफ्टी को बहुत अच्छा लेगअप मिल रहा था। उसके अलावा आप देखें तो आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई तीनों में अच्छी तेज़ी थी, which was a really good pleasant surprise because these stocks were not showing much। कहीं ना कहीं एक वीकनेस तो दिखा रहे थे, पर आज बहुत अच्छा कमबैक देखा गया। सो कहीं ना कहीं साफ दिख रहा था बाइंग का असर आया है इन स्टॉक्स में, और जैसा कि लास्ट में अभी बहुत देर से ही आया है, आज का जो इंस्टीट्यूशनल फिगर्स है उसमें आज डीआईएस ने तो भर के लिया है, लगभग 8,000 करोड़ से ऊपर का माल लिया है। एफआईएस ने उतना नहीं बेचा, लगभग 3,000 करोड़ का ही माल बेचा है नेट। सो कहीं ना कहीं इट वॉज मोर ऑफ इट इज़ क्लियर कि कहीं ना कहीं एक्सपायरी इफेक्ट के कारण बहुत ऑपरेटर बेस्ड सेलिंग आया था,
जो चंक बेस्ड सेलिंग होता है एचएनआईज का भी कुछ हो सकता है, रिटेलर्स का भी सेलिंग थोड़ा बहुत आया पैनिक में। तो कहीं ना कहीं देखिए बाजार अपने आप को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, पूरी कोशिश कर रहा है, और सारा खेल देखिए डीआई बाइंग के ऊपर ही टिका हुआ है। डीआईज आर डिफेंडिंग द मार्केट्स टूथ एंड नेल, ऑलमोस्ट टूथ एंड नेल एट लोअर लेवल्स। हालांकि ऊपर बढ़ते के साथ वो लेना बंद कर देते हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि रिटेलर्स एचएनआईज वो बढ़े हुए दाम में ले, और वो लेने आते नहीं हैं। सो वही वाली प्रॉब्लम है, उसी साइकिल में बाजार जो है वो फंसा, वो आगे चल के फंसा ही रहेगा। पर देखिए कहीं ना कहीं यूएस के जो एडवर्स एक्शंस का खतरा अभी भी बना हुआ है, वो कब लेंगे भैया वही जाने या भगवान जाने। पर ऐसा है कि देखिए ऐसे ही टैंट्रम्स कहीं ना कहीं 2003, मैं तो उस समय छोटा ही था, स्कूल में था, 2003 में भी ऐसे ही टैंट्रम्स देखे जा रहे थे बहुत दिन तक। तब जॉर्ज बुश का जो प्रेसिडेंटशिप था अमेरिका में, तो वो कई महीनों तक उन्होंने बार बार इराक को अटैक किया, वर्बली अटैक किया, डिप्लोमेटिकली अटैक किया इराक के बारे में, इराक के ऊपर जिसको बोलते हैं ना, एक नैरेटिव बनाया गया, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर किया गया कि उसके पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, ये है वो है ना तेना। और फिर फाइनली जाके मार्च में, ये कवायद 2002 से चल रही थी, 2002 के मिड से ही चल रही थी। उनको अफगानिस्तान में घुसे साल भर हुआ ही था कि उनको जैसे लग रहा था कि उन्होंने बहुत बड़ा एक गोल्ड माइन मिल चुका है, अचीव कर लिया, अब हम इराक की ओर धावा बोल देंगे। सो उसके तहत फिर फाइनली जाके मार्च 2003 में जाके उन्होंने इराक पे धावा बोला, और मोटा लगभग देखा जाए तो महीने डेढ़ महीने में ही बहुत इजीली, बहुत ज़्यादा उनको कष्ट नहीं झेलना पड़ा, और उन्होंने इराक पे कब्जा लिया, इराक को पूरा का पूरा कब्जा लिया अमेरिकन फोर्सेस ने। सो देखिए इस बार भी ऐसा ही हो सकता है, मोस्ट लाइकली रिपीट वही होगा। इजराइल तो अपने आप को बहुत अच्छे से डिफेंड कर ही रहा है वाई आयरन डोम मिसाइल सिस्टम, और उसके अलावा यूएस का भी, यूएस के रडार्स है और ये सब भी उसको अच्छे से प्रोटेक्ट कर रहा है। तो देखिए ईरान के पास ज़्यादा कुछ है नहीं डिफेंड करने के लिए, थोड़े बहुत चाइनीज़ मिलिट्री सपोर्ट शायद उनको मिल रहा है, पर कुछ नहीं है। अभी अमेरिका के पास ऐसे ऐसे वेपन्स हैं जो उसको F-35 प्लेन्स है, उनके एक से एक सिस्टम्स है। सो कहीं ना कहीं ईरान इफ़ नॉट, अगर वो केक वॉक नहीं होगा तो कोई देखिए बहुत बड़ा कोई तोप भी नहीं है, उसको ध्वस्त करके ही मानेंगे। पर वो कब करेंगे वही जाने। इट इज़ हाईली लाइकली दैट ही विल अटैक। हालांकि अगर गल्फ कंट्रीज़ ने से देखा जाए तो उन्होंने मोरलेस सारों ने पल्ला झाड़ लिया है, यूएई ने भी पल्ला झाड़ लिया कि भैया हम तो नहीं अलाउ करेंगे। तो थोड़े बहुत एयर सपोर्ट उनको कतार से मिल रहा है, शायद कुवैत से भी मिल रहा है, पर उसके अलावा सऊदी अरब, ओमान, ये सब ने तो एकदम से मना कर दिया कि भैया हम तो नहीं चाहेंगे, कि हमको तो बख्श दो, हमको तो माफ़ करो। तो कहीं ना कहीं उनको अपने युद्धपोत को ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके अलावा जो चगोस हिंद महासागर में उनका जो एक मेजर मिलिट्री बेस है उसको यूज़ करेंगे। पर देखिए हम आशा करते हैं कि कहीं ना कहीं एक सेटलमेंट हो जाए, ट्रम्प बाबू का गुस्सा भी शांत हो जाए, जितने भी मेजर इंटरनेशनल पावर्स है वो मिल के, इसमें देखिए 3 मेजर इंटरनेशनल पावर्स मिल के जो करेंगे, वो अमेरिका होगा, रूस होगा, चीन होगा। 3 का मेजर इन्वॉल्वमेंट है, 3 के ही सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट स्टेक पे है। क्या पता वो मिलके कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल लें और बिना मिलिट्री एक्शन के ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, जिसके कारण हो सकता है मेजर रेजिम चेंज हो ईरान में, पर वो सबके लिए अच्छा हो। हम तो इस बात की आशा करते हैं कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट अननेसेसरीली ना बढ़े, बिकॉज इसके कारण रीजनल मिडल ईस्ट जो है पूरा का पूरा डिस्टेबलाइज हो सकता है। ये एक बहुत मेजर खतरा है। उसके कारण शिपिंग लेन्स अफेक्ट हो जाएंगे, ट्रेड अफेक्ट हो जाएगा। सो कहीं ना कहीं पीपल आर स्टिल होपफुल कि वॉर इज़ अवॉइडेड अननेसेसरली, कॉन्फ्लिक्ट इज़ अवॉइडेड। देखिए वॉर तो क्या होगा, ये तो एक शॉर्ट टर्म कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। पर ऐसा होता है तो इंडियन मार्केट्स के लिए तो ख़तरनाक रहेगा ही रहेगा। हमने फ्राइडे को भी कहा था कि अगर ओवर द वीकेंड ऐसा कुछ हो जाता है तो प्रॉब्लमेटिक रहेगा, हालांकि नहीं हुआ तो बहुत ही अच्छा है। तो पर ठीक है, अभी चलता रहेगा ये सब, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो चलते रहेंगे। अब मेन मार्केट पे आते हैं। मार्केट जो है आज इट रैलीड, अगर आप लास्ट के आधे घंटे में तो निफ्टी ने अच्छी रैली की, 25,200 के ऊपर तो गया, हालांकि उसके ऊपर बंद नहीं कर पाया बिकॉज द जो हाफ आवर का जो एवरेजिंग इफेक्ट होता है उसके कारण 25,200 के नीचे ही बंद किया। पर कहीं ना कहीं मुझे जहाँ तक लग रहा है कल बढ़ के ही खुलेगा। हालांकि यूएस मार्केट आज नीचे है, 400 पॉइंट्स डाउन नीचे, पर उसका कोई खासा असर ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है। वो एक टेक्निकल सेल ऑफ जिसको बोलते हैं ना, तो उसकी तरह ही देखा जा रहा है। सो अगर इन केस कोई मेजर एडवर्स सेल ऑफ देखने को मिल जाए तो अलग बात है, हो सकता है फिर कल
घट के खुले, पर अगर ऐसा नहीं होता है तो देखिए बाज़ार जो है मोस्ट लाइकली कल बढ़ के ही खुलेगा, क्योंकि आज इतनी ज़बरदस्त लेवाली जो आई है डी आई एस ने तो जैसे एकदम मंदड़ियों को चारों खाने चित कर दिया, आज इतनी ज़बरदस्त लेवाली की है। सो उसका असर कल भी रहेगा। जहाँ तक निफ्टी है अभी फ़िलहाल हो सकता है 25,400 के जो रेजिस्टेंस जोन 25,200 से लेके 400 का जो एक मेजर कंजेशन जोन है उसके आसपास देखिए निफ्टी स्ट्रगल कर सकता है। हालांकि अगर 25,400 के ऊपर चल गया बिकॉज ऑफ बुलिश मोमेंटम, तब तो देखिए 25,550 तक तो निफ्टी जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बेड्स के लिए जो मंदी वाले हैं उनके लिए तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाएगा ना, तो फिर दे विल रन फॉर शॉर्ट कवरिंग, तो उसके कारण 25,550 तक तो ज़रूर जा सकता है। पर देखिए फिर वहाँ जाके डीआईएस और फर्दर बाइंग करते हैं कि नहीं उस पर निर्भर करेगा। हालांकि एक चीज़ बता दूँ, अभी धीरे धीरे अब ट्रम्प बाबू के जितने भी ये जो पैतरे हैं उसके कारण अमेरिका से सब और भी जितने भी मिडिल पावर्स हैं सब परेशान होते जा रहे हैं। ईयू तो परेशान हो ही गया था, कनाडा भी बहुत परेशान है उससे, और कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया भी उससे अब तंग आ चुका है। ऑस्ट्रेलिया देखा जाए तो अभी तक इसमें एकदम चुपचाप था, पर जैसा रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि वो भी अब कनाडा से इनफैक्ट ऐसा जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट बोल रहे कि ऑस्ट्रेलिया खुद ही कनाडा से जाके उन्होंने ऐसा बातचीत की है कि भाई ये सब क्या चल रहा है, हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है, और हो सकता है और इनफैक्ट इसके कारण कनाडा के जो प्रधानमंत्री है वो ऑस्ट्रेलिया जाएंगे मार्च में, और इनफैक्ट ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट को संबोधित भी करेंगे, तो ये बहुत बड़ा चीज़ है। तो जितने भी जो 5 आई कंट्रीज़ है उसमें अगर यूएस को निकाल दिया जाए तो 4 आईज बन जाते हैं, दैट इज़ यूके, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। जितने भी जो एंग्लो सैक्सन कंट्रीज़ हैं तो 4 मेजर एंग्लो सैक्सन कंट्रीज़, तो कहीं ना कहीं अब वो तो परेशान होते जा रहे हैं। उसके अलावा ईयू भी परेशान है, जापान भी शायद कहीं ना कहीं हो सकता है अंदर ही अंदर परेशान हो, हालांकि वो व्यक्त नहीं कर रहे हैं, पर इसके कारण आप देखिए बहुत बड़ा कैपिटल फ्लोज भारत की ओर आ सकता है। धीरे धीरे जैसे जैसे यूएस बॉन्ड्स दे विल बिकम अनफेवरेबल, इंडिया के लिए आने वाले टाइम में बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। सो कहीं ना कहीं मेजर कैपिटल फ्लोज आ सकते हैं विच इज़ वेरी वेरी गुड फॉर द लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म्स में देखिए प्रॉब्लम्स चलते रहेंगे, पर लॉन्ग टर्म के लिए इंडियन स्टॉक मार्केट्स, इंडियन इक्विटीज़ के लिए बहुत बड़े फॉरेन फ्लोज का है वो नॉन अमेरिकन फ्लोज। अब जिसको बोलते हैं ना अमेरिकन एंड नॉन अमेरिकन, सो जितने भी नॉन अमेरिकन फ्लोज है भारत की ओर आ सकते हैं। इसीलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को हमेशा अभी एकदम अडिग रहना चाहिए, उनको बहुत ज़्यादा घबराने वाली कोई बात नहीं है। देयर आर इनफ ग्रीन शूट्स। कहीं ना कहीं मोदी जी ने इस बात के लिए देखिए क्रेडिट देनी पड़ेगी, मोदी जी ने जो सहजता दिखाई है और उन्होंने अटल डॉक्ट्रिन पर जो टिके रहे हैं पिछले 6-8 महीने से। कहीं ना कहीं जब अमेरिका ट्रम्प बाबू बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे थे भारत को और बहुत अग्रेसिव हो रहे थे, तो मीडिया सर्कल्स में बोला जा रहा था कि हो सकता है प्रधानमंत्री जी अटल डॉक्ट्रिन को अपना रहे हैं। अटल डॉक्ट्रिन यानी जो 1998 न्यूक्लियर टेस्ट के बाद जो भारत पे बहुत ज़बरदस्त एक्शंस लगा था और बहुत अग्रेसिव यूएस एक्शंस हुए थे भारत के खिलाफ, तो कहीं ना कहीं अटल जी ने उस समय एक डॉक्ट्रिन बनाई थी या एक पॉलिसी बनाई थी कि भैया अभी चुपचाप रहो, लाई लो, ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रतिकार मत करो और चुपचाप रहो, अपने स्ट्रेंथ्स पे बिल्ड करो, माने अपनी मजबूतियों पे और ज़्यादा मजबूती लाओ। तो जितने भी अपने स्ट्रेंथ्स हैं उन्होंने उस पर काम किया, और जिसके कारण साल भर बाद यूएस सैंक्शंस हटाना पड़ा, बिकॉज उनको भी रियलाइज़ हो गया भारत टूटने वाला नहीं है। और इस बार भी ऑलमोस्ट वैसा ही होता हुआ दिख रहा है, भारत टूटना नहीं है, भारत और सुदृढ़ होता हुआ दिख रहा है, जिसके कारण देखिए अब हमको उसके फल दिख रहे हैं। सो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है, शॉर्ट टर्म में तो कुछ ना कुछ चलते ही रहेगा। सो देखिए आज का डेली व्लॉग यहीं तक रखते हैं। आशा करें कि आपको हमारी डेली व्लॉग्स अच्छी लग रही हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, डू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट ऑन आवर वीडियोस। एंड उसके अलावा अगर आपको कुछ स्टॉक स्पेसिफिक जानना हो या मार्केट के बारे में कुछ जानना हो तो प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन, वी विल गेट बैक टू हेल्प यू एंड गाइड यू इन एनी वे पॉसिबल एज मच एज पॉसिबल। अगर आपको कुछ फीडबैक देना हो या सजेशंस देना हो तो अगेन राइट इन अ कमेंट सेक्शन, वी विल गेट बैक टू एंड हेल्प यू इन एनी वे पॉसिबल एज मच एज पॉसिबल। सो आज के लिए थैंक यू।